Assalamu alaikum doctors. I hope you all are doing well and working for your coming test. जो टाइम बिल्कुल काफ़ी कम रहता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जिस भी तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, उनके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के नेचर क्या क्या होते हैं, इनको एक इनके दरमियान एक वैल्यू दिया जाता है मिसिंग, फिर वो पॉइंट किया जाता है। सही डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपको रूट्स दिए जाते हैं, कहते हैं कि इनसे एक और इक्वेशन बना दे, या आपको किसी और इक्वेशन के रूट्स दे देते हैं, फिर कहते हैं इससे और बना। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस विल बी फॉर्म्ड। ये जो है ये क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कि भाई रेशनल एक्सप्रेशंस किस तरह हल होते हैं। अब इसका हल क्या होगा, इस तरह के एडिशन करने के, जहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो रहे हो लेकिन उनमें रूट्स इन्वॉल्व हो, उनके जस्ट एक अच्छे ट्रिक्स होते हैं, से अच्छे तरीके सॉल्यूशंस होते हैं से। और रेशनल इक्वेशंस भी उसी वीडियो में करते हैं कि अब वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल यूज हुआ हो, रूट्स यूज हुए हो, सही। और रह गया एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ये भी उधर करेंगे कि भाई एक इक्वेशन होगा, लेट्स सपोज ये इक्वल होगा फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब ये एक इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशन में है एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स यूज है, वहाँ हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट इक्वेशंस किस तरह सॉल्व होते हैं। से दिस विल बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन आज हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। ओके डॉक्टर्स, तो ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने एक मिस्टेक किया है, वहाँ पर हमने बोडमास को फॉलो नहीं किया है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि है तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स दो टाइप के हैं, एक्स और वाई, तब हमने क्या करना था, हमें अगर सिर्फ एक्स की वो आंसर चाहिए तो बाकी जो y वाला टर्म होगा वो उस तरफ जाएगा। अगर हमें y वाला चाहिए फिर x वाला उस तरफ जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तब मैंने लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में इस तरह किया था, इन दोनों को प्लस किया, 14x इंटू 3y इज इक्वल टू 20, फिर ये 3y इधर आया, डिवाइड हो गया है। लेकिन इस तरह नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले होना है, एडिशन तो बाद में होना है। 12x प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होना है, सो 6xy इज इक्वल टू 20। मुझे x का आंसर चाहिए, सो 12x प्लस ये 20xy इधर आएगा, क्योंकि ये ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर x है यहाँ पर xy है, ये इधर प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। सही है, 20 माइनस 6xy। अब ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6xy डिवाइडेड बाई 12। जब भी इस तरह ऊपर में माइनस बचे या प्लस बचे, नीचे एक डिजिट हो, फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, इस एक को दोनों का अलग अलग फ्रैक्शन बना ले, 20/12 भी लिख सकते हैं, माइनस 6xy/12 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका आंसर आप इसे कह सकते थे, लेकिन यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5/3 माइनस 1/2xy, या ये वैल्यू हो सकता है x का, या ये हो सकता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। मकसद मेरा ये है कि भाई आपने अलजेब्रा में भी बोडमास को फॉलो करना होता है। ऐसे लेट्स मूव टू आवर ओन टॉपिक्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जहां पर आपके जो डिग्री होता है, किस चीज़ का डिग्री, वेरिएबल्स के जो डिग्री होते हैं ना, वो 2 होना चाहिए, या वेरिएबल का जो डिग्री होना है ना। फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल्स में देखकर वेरिएबल्स की पावर में सबसे बड़े पावर ऑफ वेरिएबल को हम कहते हैं डिग्री से, वो 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अगर इस इक्वेशन में आपको एक भी ऐसा टर्म नजर आ जाए कि इसके वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 है, फिर दूसरे टर्म का 2 से बड़ा वेरिएबल नहीं है, फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे है। 1 वाले हो सकते हैं, आपको कम से कम एक टर्म ऐसा होना जरूरी है जहां पर x का जो डिग्री हो वो 2 हो। सही है, अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। सही, आपने अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस। आपने x लिखना होगा, सही है, एक्स स्क्वेयर से पहले आपने एक रियल नंबर लिखना होता है, फिर आपने x की वो टर्म लिखना है, इससे पहले आपने एक रियल नंबर लिखना है, फिर आपने सादा एक रियल नंबर लिखना है, फिर इज इक्वल टू 0 के बराबर आना है। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स,
ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, ये सिंपल 1 2 3 भी आ सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो आपका पहला टर्म होगा वो उसके साथ जो पहला कोएफिशिएंट होगा उसके साथ x स्क्वायर होना है, दूसरे ने x वाला होना है, तीसरे ने सादा होना है, इज इक्वल टू 0 के बराबर होने से दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है कि नहीं है? अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इसे हम कहते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। हाँ, ये वेरिएबल सेम होना है, या अगर ए वाई स्क्वायर है फिर वो बी वाई होना है, अगर ये एक्स स्क्वायर है वो भी एक्स स्क्वायर है। इस एक जैसे वेरिएबल रखने वाले इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है ये सारे, जब हम पढ़ते हैं अभी आगे। तो दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ वो एक्स की जगह पर हमने वेरिएबल बदला है। वेरिएबल तो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ ए बी सी की जगह पर आपने रियल नंबर लेने हैं, सही। तो इस ए बी सी को हम क्या कहते हैं? एक्स तो वेरिएबल है, वहां पर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ये तो रियल नंबर्स की जगह पर आए हैं, इसको हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल और वेरिएबल का ये फर्क होता है। लिटरल इस सिर्फ हम रियल नंबर्स की जगह को जब हम शो करते हैं कि यहाँ पर रियल नंबर नहीं आना है, फिर इसकी जगह पर हम कोई ए बी सी रख देते हैं, उसे हम फिर कहते हैं लिटरल से। तो ये जो है ये दरअसल लिटरल्स है। स्पेलिंग शायद सही नहीं हो लेकिन सही है। तो ये रियल नंबर्स होने चाहिए, फिर चाहे पॉइंट में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, और सिर्फ आयुटा ना हो उसमें, सही है। बाकी अगर किसी भी तरह हो, रूट में आई इवन आ जाए, वो भी रियल नंबर्स में आते हैं ऐसे। अब ये क्या आगे एक और कंडीशन ये है कि आपका ए जो है वो बिल्कुल जीरो नहीं होना है। एक्स स्क्वायर से पहले जो कोएफिशिएंट आता है वो जीरो नहीं होना है। लाइक दिस एग्जांपल मैं करवा देता हूं। यहां पर अगर आपका एक क्वेश्चन है कि भाई 0x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, आप कहोगे ये तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। आपके जो x स्क्वायर से पहले जो कोएफिशिएंट है वो जीरो हो गया, a जीरो हुआ। a वो कोएफिशिएंट है जो x स्क्वायर से पहले आता है, वो अगर जीरो हो गया तो फिर आपका ये टर्म खत्म हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हुआ, स्क्वायर वाला टर्म आपका खत्म हो गया, फिर आपके पास रह गया है एक्स वाला, तो ये लीनियर इक्वेशन बच गया। अगर आपका ये ए जीरो आ जाता है फिर आपका इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक ही नहीं है। अगर आपका बी जीरो हो जाता है लाइक दिस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह पर जीरो आया प्लस सी, देन दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 5x स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो वाला या आप लिखे या ना लिखे उसका वो डिफरेंस नहीं देता है इतना। तो इसी तरह फिर अगर यहाँ पर x वाला टर्म मिसिंग है, आप अपने आप से भी 0x लिख सकते हैं इसके अंदर। आप इसको अपने आप से इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर उन्होंने इस तरह दिया है फिर आप उस तरह लिख सकते हैं। मकसद मेरा ये है कि यहाँ पर b वाला टर्म जो है x वाला b जीरो है, तो अगर b जीरो है या इसको ना भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इस इक्वेशन को हम कहते हैं, या इस टर्म इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। इसे हम कहते थे लीनियर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पर a जीरो हो फिर उसे हम लीनियर कहते हैं। इवन दो स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन ये टर्म खत्म है, ये उन्होंने सिर्फ ओके। अब इसकी तरफ आते हैं एग्जांपल नंबर 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल है, क्योंकि आपको जो वेरिएबल्स के पावर में से है आपको हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्योंकि ए की जगह पर 10 है, ए एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर सॉरी 20 है, 20x प्लस सी जो है वो उस तरफ है ना, तो सी को आपने इधर लाना होगा, उधर जीरो छोड़ना है। 20 इधर ऐड है, इधर प्लस है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, वहां पर जीरो रह जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, यही इक्वेशन है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 को इक्वल की इस तरफ लाकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो है ये क्या है? ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही। अब आते हैं यहाँ पर 10x प्लस, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको लग भी जाते हैं कि भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड में नहीं है। यहाँ पर c जो है वो b से पहले आए हैं। बिल्कुल फैक्टराइजेशन करने में भी आपको ये मसला पैदा करेगा ना, आप इन तीनों का प्रोडक्ट मालूम करोगे, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ये है, ये c है, c को पहले लाया गया है। सो 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20। आप सिर्फ जब भी आप टर्म्स को रीअरेंज करते हो अपनी जगह से लेकर कहीं और पर पुट करते हैं, तो आपने अपने साइन के साथ ले लाना है। माइनस 2x पहले आ गया,
+20 उसके बाद चला गया से। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मजीद, जो हमने उनके रूट्स को कैसे फाइंड करना है, उनको कैसे फैक्टराइज करना है, किस मेथड से, किस ट्रिक से। लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। ओके डॉक्टर, सो अभी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करें पहले। ये है ना, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रहा है, सही। आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि अगर इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन सेट, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो आपसे कह सकते हैं कि भाई फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या तो ये आपसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन, या अगर वो कहें कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, या आपसे कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, या आपसे कह दे कि भाई फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये सारी एक ही बातें हैं, ये इनका मकसद है उन्हें एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर वो कहते हैं सॉल्व दिस, इसका मकसद है एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर वो कहते हैं फाइंड रूट्स या फाइंड जीरोस या फाइंड सॉल्यूशन सेट्स, ये तीनों सेट्स, ये तीनों वो टर्म्स वो आपसे कह सकते कि भाई ये फाइंड करे, उन सब का यही मकसद है कि भाई एक्स की वैल्यू उन्हें चाहिए, सही। तो याद रखें, जिधर भी आपको इक्वेशन दिखे, इक्वेशन का जो डिग्री हो, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल्स का बड़ा पावर 2 है, जो इस इक्वेशन का डिग्री हो उतने ही एक्स के उतने ही वैल्यूज आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स हो, यहाँ पर वाई स्क्वेयर 8y हो सकता है, वेरिएबल की जगह पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर स्क्वेयर में, यहाँ पर सादा से। तो अगर इक्वेशन की डिग्री, इक्वेशन का डिग्री है 2, तो उस इक्वेशन के एक्स के 2 वैल्यूज बनने हैं जरूर। अगर क्यूबिक इक्वेशन है जहां पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस इक्वेशन में एक्स के 3 जवाब आने हैं। अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की पावर 4 है, या एक्स का जो हाईएस्ट पावर है डिग्री 4 है, तो इस यहाँ पर एक्स के 4 वैल्यू आने हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो ना हो। डायरेक्ट आपको ये पता जरूर होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स के 2 वैल्यू आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है एक्स के 3 वैल्यू आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स के 4 वैल्यू आएंगे, सही है। अब आप आ जाते हैं, ये मैं रिमूव करता हूं, ये बातें ज़हन में सिर्फ रखें, सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स के 2 वैल्यूज आएंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स के 2 वैल्यूज आपको नजर आ जाएंगी कि भाई x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, 2 वैल्यूज आ जाएंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी वैल्यू उठा के आप यहाँ x की जगह पर पुट करें, ये साइड भी 0 आएगा। इस वजह से x की वैल्यूज को हम, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन वैल्यूज को हम रूट्स भी कहते हैं, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फाइंड जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ये सब हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं उनको सॉल्व करने के। बाज़ सवालों में ये तरीका होता है सॉल्व, इस तरीके से फैक्टराइजेशन से सॉल्व होते हैं, x के 2 वैल्यूज आते हैं। बाज़ तरीकों में जो क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने करने, इनसे फैक्टराइजेशन से नहीं होते हैं सारे। तो सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन से वही क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर नहीं हो रहा था फिर उस फॉर्मूले से करें। हाँ, अगर आपको वो बिल्कुल क्लियर आता है वो फॉर्मूला, उसका यूजेज, फिर स्टार्ट में वही उसी फार्मूले से करें, लेकिन फैक्टराइजेशन से पहले ट्राई ज़रूर करिए, आसान है। अब फैक्टराइजेशन में भी 2 तरीके हैं, एक है सिंपल तरीका, एक है फिर शॉर्टकट। आपको पहले सिंपल तरीके का भी प्रोसीजर आना चाहिए, फिर शॉर्टकट भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है स्टेप 1, इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टेप 1 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने स्टैंडर्ड में लाया है, सही, ये है ax स्क्वेयर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a जो है 1 के बराबर है, b जो है 8 के बराबर है, c जो है वो 15 के बराबर है, ये भी आपने मालूम कर लिए। फिर अब हमने आना है सेकेंड स्टेप पर, प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड कांस्टेंट। आपने दूसरे स्टेप में डायरेक्ट जो एक्स स्क्वेयर वाला टर्म है और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, विच 2 टर्म्स, पहला और तीसरा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, या आप ये भी कह सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि गलत नहीं होने वाला है, कि भाई आप वो एक्स स्क्वेयर वाला टर्म उठा दें, वो सादा वाला कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर वो मल्टीप्लिकेशन अपने सामने लिखें, सही। उसके बाद तो हमने क्या करना है, हमने पहला स्टेप क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो ऑलरेडी है स्टेप 1 में। स्टेप 2 हमने अब क्या करना है, हमने फर्स्ट और थर्ड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो एक्स स्क्वेयर वाला है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 15 1 15 एक्स स्क्वेयर। ये आपने अपने साथ लिखना है कहीं और, सही है, कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट और थर्ड का, या एक्स स्क्वेयर और कांस्टेंट वाले टर्म्स का जो मल्टीप्लाई है वो ये है।
अब थर्ड स्टेप है, आपने ये एक्स वाला सादा एक्स वाला टर्म ब्रेक करना है 2 डिजिट्स में। किस तरह ब्रेक करना है? आप सेकेंड भी इसे कह सकते हैं, आप एक्स वाला टर्म भी कह सकते हैं। इनको आपने 2 ऐसे टर्म्स में ब्रेक करना है कि अगर आप इन्हीं दोनों टर्मों की वापस एड या सब्ट्रैक्ट करें, सम और सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर ये जब एड हो जाए तो वही 8 बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो अगर उनकी सब्ट्रैक्शन की जाए इन दोनों टर्म्स की या इनको ऐड किया जाए तो ये वापस वही एक्स वाला टर्म बना देते हैं। आपने इक्वेशन लिख लिया स्टेप नंबर 1, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया स्टेप नंबर 2, आपने पहले और तीसरे या आप कह सकते हैं एक्स वाले और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट अपने सामने लिख लिया स्टेप 3। अब आपने जो मिडल टर्म है एक्स वाला या एक्स वाला टर्म या मिडल वाला टर्म, आपने इसको 2 डिजिट्स में 2 और टर्म्स में ब्रेक कर दिया। 8x की जगह पर मैं 3x और 5x भी रख सकता हूं, सही। ये ऐसे डिजिट आपने रखने हैं कि अगर इनको जमा या मनफी कर दिया जाए तो वापस वही x वाला डिजिट बना देते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई है उसके बराबर आ जाए। ये जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 15x स्क्वायर बना देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ x टर्म एंड कांस्टेंट या फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, अगर आप उनको ऐड करते हो तो वापस यही x वाला टर्म बनना चाहिए। अब मैंने चूंकि ऑलरेडी किया है, सही। इसके बाद स्टेप होता है वो आपने इन दोनों में अलग कॉमन लेना है, इन दोनों में अलग। यहां पर x कॉमन है, इधर एक x रहते हैं, x स्क्वायर प्लस प्लस x तो चला गया, 3 इधर रह जाता है। यहां पर 5 कॉमन है, सो 5 कॉमन है, इधर x रहता है, इधर फिर 3 रह जाता है ऐसे। तो हमेशा अगर आपका क्वेश्चन सही है ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम आने हैं। फिर इन दोनों में से हम फिर 1 लिखते हैं, x + 3, बाहर जो भी बचते हैं ना उनको ऐसे ही अपने साइंस के साथ लिखते हैं, +5 और x इसी तरह अलग ब्रैकेट बना देते हैं इनके लिए। इन दोनों में से 1 उठाते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है, x + 3 को भी 0 के बराबर लेना है, जितने भी ब्रैकेट्स बन जाए उन सब को 0 के बराबर लेना है, x + 5 को भी 0 के बराबर लेना है। अब यहाँ से 3 उधर जाएगा, सो x = -3, ये x की वैल्यू है। ये एक 5 के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x = -5, क्योंकि ये +3 है, उधर जाके 0 से माइनस हो जाएगा तो -3 आएगा, +5 है, 0 से माइनस हो जाएगा, -5 आएगा, सही। इधर प्लस है, उधर जाके माइनस। तो x के 2 वैल्यूज़ आ गए कि नहीं आ गए? x का एक वैल्यू है -3, दूसरा वैल्यू है -5। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ -3 पुट करें x की जगह या -5 पुट करें, ये साइड भी 0 आएगा। -3 आप पुट करें तो ये 9 आता है, ये -24, सो ये -15 आता है, ये +15 कट जाती है, ये साइड भी 0। अब यहाँ तक आपने हर क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले में यहाँ तक लाने के बाद आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, सी। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन जिसका ये तरीका नहीं करवा रहा हूँ। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं आगे सारे क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड करना है ज़रूर। अगर नहीं है, ये तो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाया। अब a b c ये मालूम करें, फिर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंप्लीटली x के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करें, अपने साथ लिखें। फिर जो x वाला टर्म है उसको 2 टर्म्स में ब्रेक करें। वो 2 टर्म्स ऐसे होने चाहिए, आपने सोचना है ऐसे टर्म्स रखने हैं कि अगर एड या सब्ट्रैक्ट हो जाए वापस यही बना ले, अगर मल्टीप्लाई हो जाए फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही बना ले। फिर उन फर्स्ट 2 में कॉमन ले ले, सेकेंड 2 में कॉमन ले ले, आपको ये ब्रैकेट सेम नज़र आएंगे। इनमें से एक उठाए, ऊपर वाले बाहर वाले एक ब्रैकेट में क्लोज करें, = 0 के बराबर लेते जाए। फिर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लें, x +3 0, तो ये +3 उधर जाकर -3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू है -3 -5। अब x के 2 वैल्यूज़ आ गए, क्यों? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो आपकी जो इक्वेशन का डिग्री है उतने ही x के वैल्यूज़ आने। इन्हें अब हम कह सकते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, these are the zeros of this equation, these are the solution sets of this equation, these are the values of this equation, these are the solutions of this equation, ये सब हम कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी फैक्टराइजेशन में फिर वो शॉर्टकट वाला मेथड जो है अपनाते हैं। फिर ऐसे सवालात लेते हैं जो इस मेथड से ना हो रहे हो, उससे हो रहे हो, उससे सारे सवालात नहीं होने हैं, सही है। लेकिन वो थोड़ा टफ प्रोसीजर है, तो पहले इससे ट्राई किया करें ज़रूर, अगर इससे नहीं होता तो फिर उससे करें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डॉक्टर्स, तो अब सीखते हैं ये शॉर्टकट कि भाई ये मिड टर्म को मैं किस तरह किन 2
फैक्टर्स में, दो टर्म्स में ब्रेक करूं, ये किस तरह मैं फाइंड करूं, उसको फाइंड करने का आसान शॉर्टकट ये है। आपने, अब मैं वही ये सारे क्वेश्चंस में हल कर रहा हूं। पहला स्टेप है स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखे, तो ये है स्टैंडर्ड में ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स सी, है कि नहीं है, स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप हमारा होगा एक्स स्क्वेयर वाला और सादा वाले का प्रोडक्ट, तो वो क्या बनता है 2 + 12, ये बनता है 24 एक्स स्क्वेयर, वो आपने अपने साथ नोट करना है। अब मैंने मिडिल टर्म को किस 2 डिजिट्स में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट ये बना ले, 2 डिजिट जो ज़रब हो के 24 बना ले, प्लस या माइनस हो के 11 बना ले। तो यहाँ पर शॉर्टकट ये है, जो प्रोडक्ट आपने बना लिया प्रोडक्ट में से वो डिजिट उठा दें, इसके सारे फैक्टर्स मालूम करें। जिस तरह मैंने फैक्टर्स मालूम करने का वीडियो डाला हुआ है फेसबुक पर कि भाई किस तरह हमने वो करना है, प्रोडक्ट फैक्टर्स मालूम करने हैं। 1 × 24, ये 1 के टेबल में भी है, 2 × 12, 3 × 8, उसके बाद 4 में है, 4 × 6, उसके बाद 5 में नहीं है, फिर 6 में है, 6 तो ऑलरेडी आ गया है। फैक्टर्स मालूम करने का एक ये ट्रिक था। अब आपने ये मिडिल टर्म इन जोड़ियों में से किसी जोड़ी में से बनाना है आपने। अब आपने क्या करना है, अब आपने फॉर एग्जांपल इसके प्रोडक्ट्स मालूम कर लिए, आपने इस मिडिल टर्म को इन जोड़ियों में से किसी एक जोड़ी से बनाना है। वो चाहे फिर आप साइन किसी भी तरह लिख ले, आप इन दोनों के साइन माइनस भी लिख सकते हैं, अब आप दोनों को प्लस में भी उठा सकते हैं, आप एक को माइनस एक को प्लस में भी उठा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सी, वो आपने ये डिजिट बनाना होता है इन जोड़ियों से। सी, अब मेरे पास 4 जोड़े बन गए प्रोडक्ट के, फैक्टर्स के। अब 11 मुझे नज़र आ रहा है कि 11 इस जोड़ी से बन रहा है। सी, अगर मैं इन दोनों को माइनस माइनस में ले लूँ तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस 24 बना रहे हैं, जब ऐड हो जाए तो -11 बना रहे हैं। दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक। अब एक मेरे पास क्या आया है -3, एक है -8। दूसरा स्टेप हमारा था, आपने इस डिजिट से एक्स स्क्वेयर से पहले जो डिजिट है इससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड हो गया तो ये तो यही बचा, ये सॉल्व हो जाता है, -4 आ जाता है। लास्ट स्टेप है आपने दोनों के साइन चेंज करने, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी। सो द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर 3/2 + 4। अब मैंने यहाँ सिर्फ ये सिखाया कि मिडिल वाले को किस तरह, किन 2 डिजिट्स में मैं ब्रेक करूं, वो इस तरह मालूम होता है। आपने जब मल्टीप्लाई किया एक्स और एक्स स्क्वेयर और सादा वाले टर्म्स आपने मल्टीप्लाई किए, वो प्रोडक्ट में से सिर्फ वो डिजिट उठा दें, डिजिट्स के फैक्टर्स इस तरह मालूम करें। इसके बाद तो फिर 6 नहीं आना था, 6 4 जा, तो ये ऑलरेडी कवर हो गया है। सही, तो इस तरह हर डिजिट के आप फैक्टर्स इसी तरह निकाल सकते हैं, चाहे वो 2000 ही क्यों ना हो। सही, फिर आपने एक जोड़ी में से, बनेगा भी एक जोड़ी से, इस तरह नहीं बनता है कि एक इस जोड़ी से एक इस जोड़ी से, एक जोड़ी में से साइन आपकी मर्जी है, आप एक को प्लस एक को माइनस करें, एक दोनों को प्लस करें दोनों को माइनस करें, आपने ये बनाना होगा। आप इससे जब मैंने, अब 11 है, सिंपल है, ये इससे बनता है कि भाई इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं, अब इससे तो नहीं बनता है, ऐड करे भी 14 बन जाता है, माइनस करे 10 बन जाता है, ऐड करे 25 माइनस करे, तो ये टर्म्स है कि भाई इनको ऐड करूं तो 11 बन जाता है, लेकिन मुझे -11 चाहिए, फिर दोनों को माइनस के साथ ले लिए, फिर ऐड हो जाते हैं। सही है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में देखें, फिर सब पहला स्टेप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने चेंज करना है इससे, ये ऑलरेडी है ax² + bx + c। सही, जरूरी नहीं है कि साइन खामखा प्लस हो, ax² + b, सिर्फ वो टर्म्स होने चाहिए, ax² वाला टर्म, bx और फिर c। अब आपने दूसरा स्टेप है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 5 8 = 40x²। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनमें से सिर्फ ये सिंपल डिजिट उठाना है, इसको फैक्टराइज करें, फैक्टर मालूम करें किस तरह। 1 × 40, 1 से स्टार्ट करना है, 2 × 20, फिर उसके बाद 3 में नहीं है, 4 में है, 4 × 10, उसके बाद 5 में है, 5 8 = 40, उसके बाद 5 के बाद 6 7 8 में है, 8 तो ऑलरेडी कवर हो गया है। अब इन जोड़ियों में से फिर 4 जोड़ी बन गए, मर्जी आपकी है, आपने एक जोड़ी उठाना है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपने ये बनाना है, तो फिर जाहिर है ये जोड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये +14 बना रहे हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये इनका प्रोडक्ट बना रहा है 40x²। सही है। तो मैंने इन टर्म्स को, हालांकि इसको तो मैंने वैसे, ये दरअसल ये ब्रेक जो मैंने करना था ये असल में -3x और -8x में ब्रेक हुआ, लेकिन मैंने कहा शॉर्टकट में हम ये x इग्नोर करते हैं, सिंपल लिखते हैं। दरअसल ये ब्रेक इस तरह होता है, इन डिजिट x लिखते हैं हम। तो यहाँ पर भी मैंने इस टर्म को अब किन डिजिट्स में ब्रेक करना है, +4 और +10, +4x + 10x। लेकिन मैंने कहा शॉर्टकट में हम x नहीं उठाते हैं, सिर्फ डिजिट्स उठाते हैं,
उसके बाद एक्स स्क्वायर से पहले जो भी लिखा हुआ हो उस पर वो इसके दोनों के नीचे लिखते हैं। अगर हल हो जाता है तो सही, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हल हो गया, लास्ट में इनके साइन चेंज करें। These two are the values of x और these two are the roots of this equation। शॉर्टकट यहाँ पर मेरा ये था कि भाई दरमियान वाले टर्म्स के वो दो टर्म्स में किस तरह बना लूँ, वो इस तरह है, प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट के इस तरह फैक्टर ले ली, एक जोड़ी से ये ज़रूर बनेगा ये मिडल टर्म। अब ये और क्वेश्चन रहा, लेट्स स्प्लिट देम। अब फाइनल क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट इधर आया है। ये चीज़ें आपने ज़रूर फोकस करने हैं, नोटिस करने हैं। आपने पहले क्या करना है, इनको ए एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में वो फ़र्क नहीं पड़ता है, -4x + 3। ये बात याद रखिए, जब आप टर्म्स को रीअरेंज करते हो एक जगह से दूसरे जगह में, साइन के साथ आपने ले जाना है, -7 को -7 माइनस के साथ उठाना है = 0। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप था भाई फर्स्ट एक्स स्क्वायर और सादे वाला का क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। सो 3 7 -21, ये माइनस ये प्लस, -21 एक्स स्क्वायर। अब मैंने फिर आपसे कहा था कि भाई -21 एक्स स्क्वायर से आपने ये सिंपल डिजिट उठाना है -21। आप माइनस पहले इग्नोर करें, 21 के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 121 2 में नहीं है, 3 7 उसके बाद 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, फिर 7 में, तो 7 में ऑलरेडी आ गया है। तो ओनली दीज टू पेयर्स कैन बी द फैक्टर्स ऑफ -21 या +21। अब इन जोड़ी में कौन सी जोड़ी है जिससे मैं ये 4 बना सकता हूँ, जाहिर सी बात है ये जोड़ी है। आपने क्या करना है, आपने 7 से 3 माइनस करना है। तो अगर मैं सिंपल 7 से 3 माइनस करूँ, इसको माइनस में ले लूँ, उसको प्लस में, तो आंसर आएगा +4। लेकिन मुझे -4 चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये करना है, इसको माइनस में लेना है, इसको प्लस में। अब जब माइनस हो जाते हैं तब आंसर क्या आता है, आंसर हमने माइनस करने हैं, आंसर निशान बड़े का लगाना है। अब जो है हमारा 4 आएगा। इट मीन्स -4 को मैंने किन टर्म्स में ब्रेक करना है, 3x एंड -7x। सही है। तो अब हम x को इग्नोर करते हैं, 3 और 7 -7 सॉरी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने जो भी लिखा हुआ वही उठाना है, -7 उसके बाद अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसी तरह लिखते हैं, माइनस में ऊपर ला सकता हूँ, फ़र्क नहीं है। अगर हो रहा है तो हो जाए। लास्ट स्टेप है साइन चेंज करो, अब माइनस में है प्लस में हो गया। दिस इज़ वन वे रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज़ अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। साइन आखिरी स्टेप में साइन चेंज होगा। इससे आसान ट्रिक आई थिंक आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये दरमियान वाले। अब आप कोशिश करें, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई इसको दरमियानी डिजिट आपने किस तरह फाइंड करना है, वो दो टर्म्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, जो सम या सब्ट्रैक्ट है वो इसके बराबर आ जाए। दिस विल बी द ट्रिक। इंशाल्लाह ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके डॉक्टर, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस 2 और 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चंस का हमारे अब पिक्चराइजेशन का मैंने कहा था कि एक वही प्रोसीजर है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, एक शॉर्टकट भी वही हाफ तक वही शॉर्ट तरीका है, उसके बाद शॉर्टकट अपनाते हैं। किस तरह, सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखे। ये अभी नहीं है, a² + ax² + bx। कहाँ पर है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax², सो हमारा ax² ये है, प्लस bx वो ये है, प्लस c तो 30 उस तरह पे यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि x + bx इस तरह हो, सॉरी 13x, कि भाई आपका इधर जो 30 है वो ज़रूर प्लस में हो। ये सिर्फ इधर इतने डिजिट्स होना ज़रूरी है कि भाई एक x² के साथ एक डिजिट होना चाहिए, x के साथ होना चाहिए, साइन कुछ भी हो, फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल टू कि उस तरफ 0 होना चाहिए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेप पे हमने फर्स्ट और थर्ड या x² और सिंपल वाला प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये दो जब ज़रब हो जाते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड x² एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो ये बन जाता है -30x², 31 -30 x²। सही है। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, अब मैं डायरेक्ट ये शॉर्टकट से करवा रहा हूँ, आप उसी मेथड से भी कर सकते हैं। ये लिखे मिड टर्म ब्रेक करें, वो भी लिखे इसी तरह, फिर कॉमन ले लें, फिर दोनों को 0 के बराबर ले लें। अब मैं शॉर्टकट अपनाता हूँ, इस 13x को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सॉरी क्या मैंने कहा था स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन में बना दिए, स्टेप नंबर 2 फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट अपने आप अपने साथ लिखें,
स्टेप नंबर 3 जो x वाला टर्म है उसको इस तरह टर्म्स में ब्रेक करें। इन टर्म्स को अगर अब ऐड किया जाए तो ये प्लस 13x बनता है। मिसाल अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वही x वाला टर्म खुद बन जाए, अगर मल्टीप्लाई किए जाए तो ये बन जाता है 15 2 माइनस 2 माइनस 30 x स्क्वायर, ये दो मल्टीप्लाई हो के 30x स्क्वायर बना रहे हैं। सो दीज आर करेक्ट टर्म्स। अब आप एक इस तरह तो भी कर सकते थे जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, अब इन दोनों में कॉमन ले ले, इन दोनों में ले ले, फिर दोनों इस तरह भी कर सकते हैं। शॉर्टकट आप इसी तरह, अब ये टर्म आपने बना लिया, आप सिंपल क्या उठाए 15, x को छोड़िए, एक 15 है एक -2 है, अब आप x छोड़ दें, जो इस x से पहले लिखा हुआ है वही डिजिट उठा के इन दोनों के नीचे लिख दे उसमें डिनोमिनेटर में। सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेकंड स्टेप फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, थर्ड स्टेप इसको ब्रेक करें इस तरह डिजिट्स में जिसका सम उसी के बराबर हो या सब्ट्रैक्ट उसी के बराबर हो, प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के बराबर हो। फिर उसके बाद सिर्फ जो टर्म्स आपने क्रिएट किए वो सिंपली उठा दिए, एक्स छोड़ दिए, अपने साइंस के साथ उठा लिए, सही। इसके बाद जो x के सामने जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के सामने, सॉरी, जिसे हम फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी लिखा हुआ है उनके नीचे लिखे। अब ये 15 आ गया और ये -2 आ गया। मिसाल एक अगर उनके नीचे आ भी जाए वही आता है। लास्ट स्टेप है उनके साइन चेंज कर दे, ये +15 है तो माइनस आंसर है, ये -2 है तो प्लस है। इसका मकसद है x के वैल्यूज़ ये है। अब एक आप वो लेंथी प्रोसेस से भी कर सकते थे, एक ये यहाँ तक लाए कि भाई ये मिडल टर्म से दोनों टर्म के जो दो टर्म आपने बना लिए, सही। अब दो टर्म सिंपल उठा दे, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी लिखा हुआ है वो नीचे लिखे, फिर जो आंसर आ जाए उन दोनों के साइन चेंज कर दे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू +2। तो इसका मकसद है दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, दीज आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, दीज आर सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी बातें अगर पूछे गए होते यही है। अब आप +2 इधर पुट करें, b ये साइड भी 0 30 आएगा, ये साइड भी किस तरह, ये साइड उन्होंने दिया हुआ होता है इक्वेशन में, फिर आपने 2 इधर पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26, 4 इसमें ऐड हो जाएगा, ये भी 30 वो भी 30, सही। प्रूफ वो आप -15 भी फुट करें तो ये यहाँ पर आएगा 225 और ये मल्टीप्लाई होकर आखिर में जवाब भी 30 आएगा। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सही है। तो इसका हमने क्या करना है, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ पहले उन्होंने एक्सपेंडेड 2 ब्रैकेट दिए हुए, आप जब हल करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। 2x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2x स्क्वायर, माइनस 2x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2x। अब -1 की बारी है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -x, उसके साथ हो जाए तो +1, -1 ज़रबे -1 +1 में जाए इज इक्वल टू 6। ये 6 सामने अब पहले आप ये सॉल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, तो ये -3x बन जाता है। ये +1 है, 6 हमें उधर नहीं रहने देना है, क्यों, हमने भाई वो करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल टू के उस तरफ 0 हुई होना है, कांस्टेंट टर्म में इधर आना है। तो ये +1 है, -6, ये +6 इधर आकर -6 बन जाएगा, तो -6 और +1 -5 बन जाता है, इज इक्वल टू उस तरफ 0। अब ये स्टैंडर्ड में भी चेंज हो गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गया, हालांकि ये 2 ब्रैकेट थे। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो आपसे कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x, या ऑप्शन में एक वैल्यू दिए गए होते हैं कि भाई विच वन कैन बी द वैल्यू ऑफ x। अब आप x के वही दोनों मालूम करें, 2 में 1 जरूर होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए। फिर क्वेश्चन के पूछने का अंदाज कुछ भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स का आप रेशियो ले ले, आप पहले रूट्स मालूम करें बाद में रेशियो ले लें। इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, उसका तो एक शॉर्टकट भी है, वो बाद में पढ़ा। इस इक्वेशन के रूट पर अगर आप स्क्वायर ले ले तो वैल्यू क्या आएगा, तो आप इस इक्वेशन के रूट मालूम करें, फिर स्क्वायर इस अगर उन्हें इसका चाहिए आंसर में या इसका दिया होगा या इसका दोनों का, तो फिर आप कंडीशन पर कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आपने क्या करना था, आपने कांस्टेंट और x वाले को मल्टीप्लाई करना था, तो ये आता है -10x स्क्वायर, -5 इसके साथ मल्टीप्लाई -10x स्क्वायर। इसको आप ब्रेक करें मिडल टर्म को, तो 5 और 2 करते हैं, -5x और +2x। ये जब प्लस हो जाए तो या ऐड हो जाए तो यही बना देता है, जब मल्टीप्लाई हो जाए तो वही बना देता है। जब वो वापस आप ऐड करें, ये आपने सोचना होता है कि भाई मैं किस तरह दो डिजिट्स उठाऊं कि अगर उनको ऐड करूं यही बना ले, उनको मल्टीप्लाई करूं उन दोनों की प्रोडक्ट बना ले, तो ये हो सकते हैं, सही।
अगर आपसे इस तरह ये स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था, फिर वो दूसरा मेथड है, मैं कहता हूँ जो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला मेथड आ रहा है, आप उसी से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, कोई स्प्लिट मिट नहीं होगा, सही उधर। अब आपने क्या किया, अब आप, मैंने कहा शॉर्टकट आपका ये है, आप x x छोड़कर सिर्फ इसी तरह सिंपली ये डिजिट अपने साइन के साथ उठा लें, एक्स स्क्वेयर के सामने जो भी है उनको ला के इसके नीचे लिखें, फिर हल करें तो ये -5/2 और ये 1, आखिर में उसके साइन चेंज करें। These are the values of x. x is equal to this or this. सही है। अब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में x की जगह पर ये वैल्यू पुट करिए, ये पुट करिए, ये साइड भी 6 आएगा, वो तो है 6, सही है। These are the questions. Let's move to next types of the question. अब डॉक्टर्स ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये वही क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सॉरी, सिर्फ थोड़े फॉर्मेट चेंज है उनके। कैसे? वही हमने मिडिल टर्म उसी ट्रिक से बनाना होता है। ऐसे सबसे पहले हमारा स्टेप होगा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, ax² bx c, सही है। अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मींस x² और कांस्टेंट वालों का, तो इनका अगर प्रोडक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा रहा हूँ कि भाई इसके प्रोडक्ट्स किस तरह होते हैं। x² पहले इग्नोर करते हैं, चलिए लिख ले, मसला नहीं, इंटू 7/√3 हमेशा, ये फिर मैं समझा लूँगा कि भाई सर्ट्स किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं। स्क्वायर यहाँ पर जो बाहर होता है वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही है, तो 7, और रूट के अंदर जो होते हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 and 3, तो ये 3 स्क्वायर बन जाते हैं, 7 इंटू x² तो अपनी जगह पर है, सही, तो ये 3 स्क्वायर बन जाता है रूट के अंदर, तो ये ख़त्म हो जाता है, 3 7 21 x²। तो इन फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट बनता है, सेकंड स्टेप हमने कर लिया कि भाई ये 21 x² बनता है। अब हमारा ट्रिक है, मैंने इस टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक करना है, जो अगर प्लस या सब्ट्रैक्ट हो जाए यही बना ले, अगर मल्टीप्लाई हो जाए फिर ये बना ले। तो इनके फैक्टर्स बनाते हैं, 1 21 ज़ा, 3 7 ज़ा, अभी हमने ट्राई किया था, सही है, इससे आगे और नहीं बनते हैं, 4 5 6 7 मैंने 7 में है, 7 वाला तो ऑलरेडी हमने किया है, तो इस पेयर से ये बन रहा है। इट मीन्स एक हमने तो प्रोडक्ट जो है ये यही बन रहा है और ऐड हो के यही बन रहा है, दोनों को हम प्लस में लेते हैं, तो ये जब ऐड हो जाए 10 बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाए ये बन जाता है, तो एक को मैं 3x दूसरे को मैं +7x लिख सकता हूँ, सही, 2 डिजिट्स में स्प्लिट हो गए 2 टर्म्स। अब हमने x इग्नोर करने थे, 3 and 7, बाकी हमने क्या उठाना था, x² के सामने जो भी लिखा हो हम वही उठाते हैं, √3। अब फिर फाइनल स्टेप में हमने साइन चेंज करने थे, अब ये आपके क्या बने, ये आपके रूट बने, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर दिस, या ये आपके x के वैल्यूज़ बने, x के तो 2 वैल्यूज़ आने हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक डिग्री जो है वो 2 है। आगे ये और भी सॉल्व हो सकते हैं, ये रेशनलाइज हो सकते हैं। याद रखें हमने रूट बटे के अंदर नहीं छोड़ना है, सही है। अक्सर केसेस में अगर पॉसिबल हो फिर हमने रूट डिनोमिनेटर में हमने नहीं छोड़ना है। इसको ख़त्म करने का एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। तो ये स्टेप्स, ये आंसर थोड़ा और भी मॉडिफाई हो सकते हैं, लेकिन ये भी आप आंसर दे सकते हैं, सही। अगर रेशनलाइजेशन आपको आता है तो क्या करें, मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं आता है, सही। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये सिर्फ फिर इसलिए लिखा है कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अब आप तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाओगे तो जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, सही है। इसके बाद आप ये दोनों, इन दोनों के प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो ये तो 24 और 4 मल्टीप्लाई होके ये 96 बना रहा है। अब आपने 96 के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उनमें एक जोड़ी उठा के 22 बनाना है, ना बना ले इस तरह। आप क्या करें, आप पूरी इक्वेशंस को, अगर एक टेबल पर ये डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। मैं इसको भी 2 पर डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मैंने कहा था अगर आप अपने आप से कुछ कर रहे हो इक्वेशन के साथ, फिर आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इक्वेशंस में जितने भी टर्म्स है और जिस भी साइड पर है सब के साथ वही फिर करना है। तो मैं कर सकता हूँ कि भाई ये सारे डिजिट्स जो है मैं इनको 2 पर डिवाइड करूँ, सब टर्म्स के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ एट अ टाइम। तो मैं इन सब को, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये जो है ये 2 पर डिविजिबल है, तो जब मैं इन सब को 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2x² बन जाएगा, माइनस ये 11x बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये तो 0 पर डिवाइड होकर वही 0 बनेगा। अब आप करें, आपकी मर्जी, आप उसी तरह भी कर सकते थे। फिर आपने 96 के फैक्टर्स मालूम करने थे, फिर उसी में से एक पेयर उठा के उससे आपने 22 बनाना था और प्रोडक्ट 96 बनाना था। लेकिन अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ये 24x² बनता है। आप 24 के फैक्टर्स मालूम करें,
तो 24 का एक फैक्टर यूँ एक फिर ये आता है कि भाई 3 × 8। अब इससे आप 11 भी बना सकते हैं, इससे आप 24 भी। हाँ, आपने सिर्फ क्या करना है, इस तरह लाना है ताकि ये ऐड हो जाए, -11 बना लें, क्योंकि 24 के तो फैक्टर्स ये है 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, इसके बाद फिर 6 नहीं आना है। तो इस पेयर को उठा के दोनों माइनस के साथ ऐड हो गए -11x मल्टीप्लाई हो गया +24x। अब आगे आपने क्या उठाना है, एक -3 है, एक -8 है, आगे आपने इस x स्क्वायर से पहले जो भी लिखा हुआ उससे डिवाइड करें, तो ये -4, ये यही, इसके बाद सिर्फ साइन चेंज करें। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। से फाइनल रूट्स क्या बन गए, सॉरी 3 1 था, 2 से डिवाइड हो गया, साइन पहले माइनस था अब चेंज हो गया, और 8 -8 और था, 2 से डिवाइड हो गया -4 अब 4, ये रूट्स है। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लाए गए हैं ax² bxc। सिर्फ मैंने कहा था, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर वेरिएबल से पहले ये जो a b c है ये रियल नंबर्स बटे में उसमें, हालांकि ये इरेशनल है, इरेशनल भी रियल है, सिर्फ आयोटा ना हो, ये होने चाहिए सिर्फ रियल। तो रियल, बाकी अगर रूट में है, फ्रैक्शन में है, ये सब रियल में आते हैं। अब फिर आपने क्या करना है, अगर फ्रैक्शन में है तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में, सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि भाई फ्रैक्शन खत्म करें। किस तरह आपने खत्म करना होगा, आपने जितने भी डिनोमिनेटर्स है उन सब का आपने एलसीएम निकालना है। लेट सपोज यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर्स 1 2 2 और 1 ऐसे है, तो चलो उसको जीरो का वो काउंट ना करें। यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकाले, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 है। सही, फिर उसी 2 को, उसी एलसीएम को आपने उठा के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, अब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10x² बन जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल, ये -17 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने हर टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर्स है उनके एलसीएम के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 2 के साथ, तो फिर 2 कैंसिल, क्या बना, ये 2 कैंसिल, सो +3 रह गया। अब मैं इन सब को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, फिर ये 20 बनना था, और ये 4 2 2 17 34 बनना था, और 4 2 2 3 6 बनना था। लेकिन फिर आपने सिंप्लीफाई करना, फिर आपके लिए और मुश्किल। इसीलिए जो इनका एलसीएम होता है डिनोमिनेटर्स का, सबको उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। अब वही स्टेप्स है। फर्स्ट, ऑलरेडी तो ये स्टैंडर्ड है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, तो ये क्या बनता है 10 3 30x²। अब 30 के फैक्टर्स जिनसे ये भी बने, सो 130 215 ऑलरेडी डायरेक्ट बन गया, आगे ना भी जाए, अब ये इस पेयर से बन रहे हैं। अब दोनों को माइनस माइनस में ले ले तो इनका प्रोडक्ट ये बनता है, उनका सम ये बनता है। से इस पेयर से बन गया, इट मीन्स ये जो है ये -2 और -15 में स्प्लिट हुआ, फिर हमने इससे डिवाइड करना होता है, फिर इसके साइन चेंज करने होते हैं। अब इसको आगे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3/2, साइन तो मैंने चेंज कर ली, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये रूट्स, ये आपका होमवर्क है। इसको पहले आपने इस फॉर्म में लाना होता है, सही है। इसके बाद आपने फ्रैक्शन ख़त्म करना है उस एलसीएम के थ्रू, फिर ये इक्वेशन आएगा। फिर ये अगर परेशान ना होना, ये अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा था कि भाई ये 2 मल्टीप्लाई, फिर इनके फिर से, या इनके यहाँ पर जो 2 टर्म्स बन रहे हैं ये नहीं बन रहे कि भाई जो एड या सब्ट्रैक्ट हो के ये बना ले, मल्टीप्लाई हो के वो प्रोडक्ट बने, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम कहते हैं नॉन फैक्टराइजेबल, जो कि फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से होने हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह फैक्टराइजेशन से नहीं होता है, याद रखें। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आप सोच लीजिएगा कि भाई यहाँ पर तो ऐसे टर्म्स बन नहीं रही है कि भाई इनको ऐड करूँ तो ये बन जाए, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो उनका प्रोडक्ट बन जाए, उनको फिर अपनी ज़रूर फार्मूला से करना होता है। सी, लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, ax² + bx है। इस क्वेश्चन में फिर bx वाला टर्म नहीं है, मिसाल वो x² और कांस्टेंट वाले हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस थे, ये आपको इस तरह भी मिल सकते हैं कि भाई x² - 5x, इस तरह भी आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये = 0, या इस तरह आपको मिल सकते हैं। सी, ये उधर जाके +5 ये शक्ल लाएगा। सी, तो इसको सॉल्व करने के, अगर इस तरह तभी आपने इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि आपने कोशिश करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो ax² प्लस ये 5x उधर प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, उधर 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है,
तो जब भी इस तरह के एक्स स्क्वेयर हो और एक्स वाला हो कांस्टेंट ना हो, तो यहाँ पर आपने हमेशा क्या करना होता है, एक एक्स आप कॉमन ले ले, आपका मसला हल हो गया। एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक्स रह गया माइनस यहाँ पर 5 रह गया। अब आपने क्या करना होता है, इस एक्स को अलग 0 के बराबर लेना है। इट मीन्स एक्स का एक वैल्यू तो 0 है, मालूम हो गया। एक रूट इस इक्वेशन का ये है। दूसरा जो है आपने एक्स को अलग 0 के बराबर लेना है, आपने इस ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर लेना है। इट मीन्स यहाँ से फिर पता चलेगा x माइनस 5 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस 5। एक्स के दो वैल्यूज फाइंड हो गए 0 एंड 5। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर कॉमन जो है वो आपका सोल्यूशन है अगर इस तरह कांस्टेंट वाला टर्म ना हो। और अगर ये हो फिर bx वाला टर्म ना हो, ax स्क्वेयर प्लस bx वाला टर्म ना हो प्लस c ये वाला हो। अब इसको मैंने सबसे पहले क्या करना होता है, ये इस तरह आएगा सही, या इस तरह आएगा, या ये इस तरह भी आ सकता है। ये इक्वेशन ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि भाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -25, इस तरह तो आ सकता है। इस तरह ऑलरेडी इस तरह भी आ सकता है, ये 25 उस तरफ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक्स की वैल्यूज फाइंड करने हैं। इन सब में हमारा जो वो मेन टारगेट था वो था फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर इस तरह दिया गया हो, इस तरह हो तो ऑलरेडी एक्स अकेला है। अगर इस तरह हो भी हमने एक्स अकेला छोड़ना है, एक्स स्क्वेयर 25 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -25 बन जाएगा। सॉल्यूशन इसके हमने दोनों साइडों पर रूट लेना है। अब याद रखिए जब भी उसमें रूट आ जाए, जब भी रूट में माइनस आ जाए, सॉरी ये मैंने उधर भी समझाया है, हमेशा जब रूट में माइनस आ जाए तो शॉर्टकट सीखे बस। माइनस को किस तरह ख़त्म करना है, क्योंकि रूट में हमने माइनस नहीं छोड़ना है। ये माइनस का ख़त्म इस तरह होगा कि भाई आप इस रूट के बाहर आयोटा लिखिए, बस आयोटा लिख लिया आपने। इट मीन्स माइनस ऑलरेडी बस सिंपली ख़त्म हो गया। इसका मैं क्या करूं भाई, -10, इसका सोल्यूशन क्या है, माइनस को किस तरह ख़त्म करूं भाई, 10 आयोटा 10 उसी तरह वो डिजिट जो है वो उसी तरह अपने रूट में अभी भी छोड़ना है, सही है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए जब रूट में माइनस हो तो उसको ख़त्म करने के लिए सिंपली आप इसको किस तरह ख़त्म करोगे, माइनस को आप आयोटा यहाँ इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर माइनस को ख़त्म करने के लिए आप इससे पहले या इससे बाद रूट से बाहर आयोटा लिखे, माइनस खुद ब खुद ख़त्म हो गया। ये शॉर्टकट है, डिटेल्स मैंने समझाया है नंबर्स के लेक्चर में, सही है। तो अब मैं क्या करूँ, अब ये भी और भी ये याद रखिए, अभी तक हम ये कर रहे थे कि भाई ये कह रहे थे कि भाई अगर मैं 16 पर रूट ले लूँ तो इसका आंसर है 4। नहीं, इसका दरअसल आंसर है +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। क्या मतलब कि भाई ये +4 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो के B16 बना सकते हैं, -4 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो के B+16 बना रहा है। तो अगर इसका रूट आप ख़त्म कर रहे तो दो जवाब मुमकिन होते हैं हमेशा। असली फॉर्म ये है, वो वाला हम अभी तक नंबर्स में कर रहे थे कि भाई 25 रूट मीन्स 5, नहीं, इट मीन्स +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। आपको जो ज़रूरत है आप वही उठा सकते, सही। या आपने लिखने दोनों ही अगर जहाँ अगर ज़रूरी हो कहीं, सही। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या करूँ, आपने ये तो रूट से बाहर ख़त्म हो रहा है, 25 की जगह पर मैं 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 की जगह पर मैं 5 इस तरह भी लिख सकता हूँ, तो ये 5 स्क्वायर बन सकते हैं, तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन माइनस का क्या करूँ, माइनस बाहर आ जाएगा भाई, डायरेक्ट ख़त्म करें, माइनस बाहर आ गया, 25 रह गया। किस तरह बाहर आयोटा हमने लिख लिया, माइनस ख़त्म। अब x इज़ इक्वल टू 5 बाहर आएगा ना, नहीं आएगा, जब आएगा तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इट मीन्स x के दो वैल्यूज़ है, 5 आयोटा -5 आयोटा, सही है। सो यहाँ पर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 5 आयोटा -5। तो जिन डिजिट्स में आयोटा आ जाए दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। अब इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी बन गए। अब हम जाते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक बार तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं कि भाई बाज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह ट्रिक्स से नहीं होते हैं, जो पिक्चराइजेशन से, ये मिडल टर्म ब्रेक करने से नहीं होता है, फिर हमने फार्मूला करना होता है। वो मैं सिर्फ आपको फार्मूला सिखा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। लेकिन फिर हम कहते एक और टॉपिक पढ़ रहे, डिस्क्रिमिनेंट आपको ये बताएगा कि भाई इस इक्वेशन के जब रूट बनेंगे इस तरह, क्या वो रियल नंबर्स होंगे या इस तरह इमेजिनरी होंगे या पॉजिटिव होंगे या ज़ीरो होंगे। आपको एडवांस में वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ये बता सकता है कि भाई इस इक्वेशन के अगर रूट्स बने तो वो रियल नंबर्स बनने हैं, वो फिर डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ते हैं। लेट्स नाउ स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। So these are the questions which are called non-factorizable quadratic equations। इस तरह सिर्फ यही दो नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ सकते हैं जो उसी ट्रिक से नहीं हो रहे, जो फैक्टराइजेशन से ही नहीं हो रहे हो। मैंने कहा था कि भाई
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के वैल्यूज़ निकालने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के या ज़ीरोज़ निकालने के जो तरीके होते हैं वो 2-3 होते हैं। एक फिक्टराइजेशन वाला आसान होता था, फिर जो ये इस तरह क्वेश्चन है जो सिर्फ किस से होने हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से होने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, बहुत ईजी है, आप ये घबराए ना, क्योंकि ये -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। आपने सबसे पहले उसी तरह पहला स्टेप आपने क्या करना है, खामखा आपने क्वेश्चन लाना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। फिर आपने ये मालूम करना है a मेरा क्या है 1, b क्या है 7, c क्या है -10, साइन के साथ लेना है, सही है। अब आपने डायरेक्ट इन a b c को उस फार्मूले में पुट करना है, बस आपको डायरेक्ट x की वैल्यूज जो रूट्स है वो मिल जाएंगे कि भाई दीज आर द वैल्यूज ऑफ द x। -b की जगह पर फार्मूला उधर ही है, बस मैं सिर्फ पुट कर रहा हूँ। -b की जगह माइनस तो फार्मूले के हैं, b की जगह पर 7, फिर प्लस माइनस फार्मूले के हैं, फिर √, फिर b², b चूँकि मेरा 7 है तो 7 स्क्वायर = 49। मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। 49 माइनस फार्मूले का है 4ac, तो 4 तो फार्मूले का है, a = 1, c = -10, सही है। अब ये क्यों मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से स्टार्ट किया ये क्वेश्चन, ये इसलिए कि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था। क्या मतलब, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -10 आता है, -10x²। आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप इस डिजिट से दो ऐसे डिजिट बना ले जो सम हो के ये बना ले, जो मल्टीप्लाई हो के ये बना ले, ये आप नहीं बना सकते हैं। आप 5 और 2 लोगे तो वाकई ये 7 तो बना लेंगे सम में, लेकिन प्रोडक्ट उनका +10 आ जाएगा। अगर आप कुछ भी करें आप नहीं बना सकते। ये यहाँ से आप वो दो फैक्टर्स, वो दो टर्म्स नहीं बना सकते हैं जो ऐड हो के ये बना ले, मल्टीप्लाई हो के ये बना ले, वो आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए फिर हमने फार्मूले में पुट कर दिए थे। अब नीचे 2a, सो 2 इज ऑफ फार्मूला a = 1। आगे मैंने क्या करना है, -7 प्लस माइनस ये 49 है, ये 4 1 = 4, 4 10 = 40, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स इट इज़ 49 - 40 प्लस 40 से सॉरी अपॉन 2a, सो 2 अगेन ये ऐड होके क्या बन जाएगा 89 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में ही रहेगा। सो द आंसर विल बी -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 89/2। अब आप कहोगे ये तो रूट से, ये तो x की वैल्यू है, लेकिन ये तो एक वैल्यू आ गया। दरअसल ये एक नहीं है, ये कितने वैल्यूज़ है, ये 2 वैल्यूज़ हैं। ये आप -7 प्लस 89/2 भी लिख सकते हैं। किस तरह, मैं उसको मैं स्प्लिट करता हूँ इस शक्ल में, दोनों शक्ल में। इसको आप -7 प्लस अंडर द रूट 89/2 भी लिख सकते हैं। इसको आप -7 माइनस अंडर द रूट 89/2। दीज टू आर द आंसर्स ऑफ, या द वैल्यूज ऑफ x, या आप कह सकते हैं दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या आप कह सकते हैं दीज आर जीरोज ऑफ इक्वेशन, या दीज आर सॉल्यूशन सेट्स ऑफ इक्वेशन। अब सवाल तो किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं। वो आपसे आपको इस तरह इक्वेशन देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई इन 4 ऑप्शंस में विच कैन बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, या ये दिया होगा या ये, या दोनों, कि भाई इन ऑप्शंस में कौन इसका रूट हो सकता है। फिर कहते हैं कि भाई इसके रूट्स के अगर आप स्क्वायर ले ले फिर क्या बनता है, तो आप इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले ले। फॉर एग्जांपल जो रूट्स आ जाते हैं उस पर स्क्वायर ले ले, फिर वो कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप फोकस करें। यहाँ पर क्या है, फैक्टराइज फिर नहीं हो रहा है। क्यों भाई, आपने एक पहला स्टेप तो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि ऑलरेडी है ये, फिर आपने x² और सादा वालों को मल्टीप्लाई करना है तो ये 9x² बन जाता है। अब आप 2 ऐसे डिजिट मुझे बता दें जो ऐड हो के ये बना ले, मल्टीप्लाई हो के ये बना ले, ये आप नहीं बना सकते, ये मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इस सवाल को हमने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। तो यहाँ जो है मेरा a जो है वो किसके बराबर है, a = 3, b = 7, c = 3, सही है। अब साइन के साथ आपने उठाना है। अब फार्मूले में पुट करें, -b की जगह पर 7 प्लस माइनस। आप डायरेक्ट इसी तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट दोनों प्रोसेस शुरू करें, लेकिन ये इजी है। प्लस माइनस अंडर द रूट b², सो b की जगह पर मेरा 7 है तो 7 स्क्वायर 49, माइनस 4ac, मैं डायरेक्ट करता हूँ 4ac, ये सब मल्टीप्लाइड है 4 × a × c, तो ये 4 × 12, 12 × 36, ये बन जाता है। नीचे 2a, सो 2a की जगह पर 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो के 6 बना लेते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस इज माई ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बन जाता है -7 प्लस माइनस ये 49 से 36 निकल के √13 रह जाता है आई थिंक, सही है, नीचे 6। अब ये फिर क्या हो रहे हैं, ये नहीं सॉल्व हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे डिजिट्स आते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वो मैं करवा रहा हूँ, तो यहाँ से 2 आंसर मुझे मिल गए। आंसर ये भी हो सकता है कि भाई -7 प्लस √13/6, आंसर ये भी हो सकता है कि भाई -7 माइनस √13/6। तो जो प्लस वाला होता है वही उसी आंसर को हम कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा वही फार्मूले को हमने स्प्लिट किया है, एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ पर, बाकी वही फार्मूला है। सर यहाँ पर एक तो एज अ होल फार्मूला है, अगर प्लस हो उसी रूट को फिर हम अल्फ़ा रूट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा रूट, दिस इज़ कॉल्ड बीटा रूट। अब शायद आपसे इस तरह MCQ पूछा जाए कि भाई विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस कैन बी बीटा ऑफ दिस इक्वेशन, विच रूट कैन बी बीटा ऑफ दिस इक्वेशन। बीटा रूट ये होता है, अल्फ़ा रूट ये होता है, सही। तो ये यहाँ पर ये अल्फ़ा रूट है, ये बीटा रूट। और 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स के 2 आंसर्स होते हैं, एक ने अल्फ़ा होना है, एक ने बीटा होना है। शायद उसी तरह के जो अभी मैंने पहले कराए हैं उसी में भी आपसे पूछा जाए कि भाई अल्फ़ा रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़, तो आपने इस फॉर्मूले से करना है। आप इससे करें, इससे आपको पता चलेगा कि भाई दिस इज़ अल्फ़ा रूट, दिस इज़ बीटा। अब अगर ऑप्शन में यहाँ पर इस तरह का डिजिट आ जाता है, ये फोकस करके -7 प्लस माइनस रूट में 25 आ जाता है, नीचे कुछ भी हो तो ये 25 तो आप बाहर आ सकते हैं, क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। प्लस माइनस ऑलरेडी तो पहले लिखे हुए हैं ना, तो अगर आप इसके साथ वापस प्लस माइनस करोगे ये फिर यही प्लस माइनस आएंगे, सही है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने एक आंसर क्या लिखना है, -7 प्लस 5/6, फिर मजीद हल करें, दूसरा है -7 माइनस 5/6। या फिर ये कंडीशन भी आ सकता है, ये नोट करें, या फिर ये कंडीशन भी आ सकता है कि आपके साथ इस रूट में माइनस आ जाए, -25। अब ये तो ओबियस है कि यहाँ पर 5 बाहर आएगा, लेकिन माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने आयोटा को भी ऊपर बाहर लाना है। तो जब आयोटा तो -7 प्लस माइनस आयोटा भी बाहर आया, 25 तो रूट में था, 25 भी बाहर आया। इसका मकसद है कि भाई आपके 2 आंसर हो सकते हैं, -7 प्लस 5 आयोटा, -7 माइनस 5 आयोटा। तो आपके आंसर आयोटा में भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। सॉरी, यहाँ पर हमने 2a जो नीचे वाला वो सिस्टम है वो इग्नोर किया है, वो कुछ भी आ सकता है 2a। सो इस तरह के भी आंसर आ सकते हैं कि भाई कभी कभार रूट में इस तरह डिजिट आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर वो निकल जाता है, कभी कभार फिर इस तरह आ जाता है जहाँ पर रूट में माइनस आ जाता है, ये बड़ा हो जाता है इससे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने आयोटा वो करना है, बाहर लाना है ताकि माइनस ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर रूट में अगर वो हो रहा था, सी फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर -7 प्लस माइनस √3 है, इस तरह -√3, तो माइनस तो निकल आ जाएगा आयोटा की शक्ल में, लेकिन 3 हम नहीं फिक्स रूट से निकाल नहीं सकते, नीचे फॉर एग्जाम्पल 2 है। तो इसके 2 आंसर है, -7 प्लस आयोटा √3/2, -7 माइनस आयोटा √3/2। इससे आगे मेरा नहीं ख्याल कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कुछ और पढ़े से। ये हो गए रूट्स फाइंड करने के तरीके। अब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। और डॉक्टर्स ये 2 जो है ये आपके होमवर्क है। शायद ये ऐसे क्वेश्चंस हो जो ऑलरेडी पिक्चराइजेशन के तरीके से भी हो जाए, लेकिन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। मैंने वो अब ये देखे नहीं है कि ये तो नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिक्चराइजेशन से, क्योंकि इसके आंसर में जो है रूट आया है। तो ये यहाँ आपने सबसे पहले इनसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर अगर ये फैक्टराइज हो रहे थे तो कर ले, अगर नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। ये भी अगर दोनों आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें डायरेक्ट, ये इसके आंसर्स है और ये इसके आंसर्स है। सी लेट्स मूव टू द डिस्क्रिमिनेंट्स। So this is very important topic regarding quadratic equations। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और ये किस तरह मालूम किया जाता है और किस पर्पस के लिए हमने मालूम करना है, सही है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, या हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, बस यही सीखे और कोई मुश्किल है ही नहीं। सिर्फ इक्वेशन ने ज़रूर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है। अब ये इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? अगर नहीं है तो पहले आपने इसे स्टैंडर्ड करना होगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax² bx और c।
तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो आ जाए किस तरह निकालना है हमने। डिस्क्रिमिनेंट का फायदा किया है, डिस्क्रिमिनेंट आपको नेचर ऑफ द रूट्स बता सकता है। क्या मतलब, ये इक्वेशन दिया गया होता है, फिर सवाल वाले पूछते हैं कि भाई व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई इस इक्वेशन के अगर हमें रूट्स बनाने हैं तो उन रूट्स के नेचर क्या, क्या वो रूट्स पॉजिटिव होंगे, क्या वो रूट्स नेगेटिव होंगे, क्या वो रियल नंबर्स होंगे, क्या वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो ये मालूम करने के लिए एक शॉर्टकट है डिस्क्रिमिनेंट। अब दो किस्म के सवाल आ सकते हैं, एक ये कि इक्वेशन दिया गया होगा कि भाई इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, दूसरा ये कि इक्वेशन दिया होगा कि भाई इसके रूट्स का नेचर क्या है। ये दोनों फिर आपने पहला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि भाई इसका नेचर क्या होगा। तो अब हम हर सवाल में दोनों सवाल आते हैं। ये है पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किस तरह करते हैं, तो सिर्फ पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ले, फिर इस फॉर्मूले में पुट करें। अब यहाँ पर हमारा a जो है वो 1 है, b जो है वो -4 है, c जो है वो +4 है। तो इस फॉर्मूले में पुट करें b स्क्वेयर, b चूंकि मेरा -4 है तो -4 स्क्वेयर माइनस, अब b के सामने प्लस है, c b स्क्वेयर -4ac 4ac। अब ये 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 माइनस ये भी 16 है 0। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है। क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन 0, व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो अब बता देंगे। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया, फिर आपका जो ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों होंगे, तो दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो दोनों रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब ये आपका टास्क है, आप इस इक्वेशन के वैल्यूज रूट्स फाइंड करें। रूट्स वही होते हैं x के दो वैल्यूज, वो फाइंड करें, वो दोनों एक ही होंगे। x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, दोनों 3 होंगे, +3 रियल नंबर भी होंगे, इक्वल भी होंगे, या इस तरह होंगे। रियल तो ये भी है 1/2 1/2। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई अगर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, वो तो इस फॉर्मूले से हो गया। या वो और क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई व्हाट कैन बी नेचर ऑफ रूट्स, इसके जो दो रूट्स निकलने हैं वो किस तरह होंगे, आप कहोगे कि वो रियल नंबर होंगे और दोनों एक जैसे होंगे। ये याद रखें, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, आपके जो दो रूट्स आएंगे वो रियल और इक्वल होंगे दोनों। वो आपका अब होमवर्क है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन वही है हमारा कि भाई इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, ax² bx + c। ये मैं हर बार कह रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना जरूरी है, फिर ये फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। यहाँ पर a फिर 1 है, b जो है वो +4 है, c जो है वो +5 है। अब उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो b² b चूंकि मेरा 4 है तो 4 स्क्वेयर -4ac, सही है। मैंने b a और c के वैल्यूज वो पुट किए। अब ये 16 माइनस ये 4 5 20, सो दिस इज -5। जब भी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, या हम कहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटे होने का तो ये मकसद है कि डिस्क्रिमिनेंट माइनस में हो, तो आपके दो रूट्स बनेंगे, वो या इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स। इसका मतलब है इनमें आयोटा होगा। आपके जो दो रूट्स निकलेंगे, x के जो दो वैल्यूज निकलेंगे, उनमें ज़रूर क्या होगा, उनमें आयोटा होगा, सही है। आयोटा अगर किसी नंबर में आ जाए तो उन्हें हम इमेजिनरी या कम्प्लेक्स बता सकते हैं। पूरा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देता हूँ नंबर्स मैंने, कि भाई कम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, वो वहाँ पर देखें। तो अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट एक तो ये क्वेश्चन हुआ कि आपने इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया कि -5। क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता था कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब वो ये भी कह सकते थे कि व्हाट कैन बी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया तो यहाँ के दो रूट्स निकलेंगे, होंगे इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, और दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे, अनइक्वल होंगे। सो दिस कैन बी द नेचर ऑफ द रूट्स। आप वो आंसर कहोगे। उधर ऑप्शंस में दिए गए होंगे इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो आपने वो लास्ट वाला वो ऑप्शन पिक करना है। अब आखिरी दो क्वेश्चन करते हैं इसके, ये इन दो कंडीशंस वाले। ओके डॉक्टर, सो बाकी जो दो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चंस है
फिर वही क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इक्वेशन दिया गया होगा कि भाई फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने इससे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जो कि ये नहीं है अभी, आपने स्टैंडर्ड कराना है। तो 7x² माइनस 10 सॉरी एक्स है इधर माइनस 10x, ये 2 इधर आकर +2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद आपने डायरेक्ट वो उन्हें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करें। यहाँ पर आपका जो a है वो है 7, b है -10, c है +2, सही है। तो b² इट मीन्स -10² -4ac, सही है। नाउ 4ac, b² -4ac, अब ये बन जाएगा 100 और ये 7 2 4, 4 7 28, 28 2 56, इट मीन्स दिस इज 44। सो क्या 44 0 से छोटा है? नहीं। क्या 44 0 है? नहीं। 44 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा होने में दो केसेस हो सकते हैं। 0 से अगर कोई डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 44 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन से डिजिट आपने अपने आप के साथ ज़रब किया कि वो 44 बना? 6 को अपने आप के साथ करे तो 36, 7 को अपने आप के साथ करे तो 49। ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ये होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर, ये है 4 का परफेक्ट स्क्वायर। 44 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 0 से अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो तो यहाँ पर दो केसेस है। चले अब 0 से ये बड़ा तो है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये दूसरा भी कंडीशन होना चाहिए। भाई 0 से भी बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो उसका जो एक तो डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड हो गया, वो तो है 44। एक क्वेश्चन का जवाब तो है। दूसरा अगर वो पूछते हैं कि व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो हम इस तरह मालूम करेंगे कि भाई ये 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रियल होने के साथ साथ दोनों रूट्स एक दूसरे के एक जैसे नहीं होंगे और इरेशनल भी होंगे। मिसाल इनमें एक इस तरह का डिजिट आएगा जो रूट के अंदर होगा लेकिन रूट से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रूट के अंदर कुछ ऐसा डिजिट आएगा जो निकलेगा नहीं, लाइक दिस, सही है। तो इस सवाल के रूट्स जो है वो इस तरह आ सकते हैं कि भाई वहाँ पर एक न एक डिजिट जो है वो रूट में ज़रूर आएगा और रियल भी होंगे। रूट में भी अगर आप एक वो है डिजिट है तो रूट इरेशनल भी रियल है। रियल होंगे, एक दूसरे के एक जैसे नहीं होंगे और इरेशनल होंगे दोनों रूट्स। अब ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्वेश्चन है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। सो b², क्योंकि मेरा b है -5, c है -2, -4ac, इसका आंसर आएगा 25 माइनस प्लस 4 2 8, 8 3 24, इसका आंसर है 1, सही है। अब जब 1 आया, -2 -8 प्लस 8 सॉरी क्या 1, ये 8 हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 49। अब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल है। 7 का परफेक्ट स्क्वायर है 49। अगर एक डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा तो है लेकिन उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तब इस इक्वेशन के जो रूट्स बनने हैं वो रियल होंगे। अब आप इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, x के दो वैल्यूज मालूम करें, वही तो रूट्स होते हैं, वो रियल भी होंगे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी ना होंगे, अनइक्वल होंगे। 0 से अगर बड़ा है तो दोनों वाले अनइक्वल और रियल होंगे। सिर्फ ये इरेशनल है और ये रेशनल होंगे। रियल होंगे, अनइक्वल, लाइक दिस होंगे। एक रूट इस तरह होगा, एक इस तरह होगा, या इस तरह होंगे, एक -3 होगा, एक 5/2 होगा। ये तो भी रेशनल है। आई मीन रियल होंगे, रेशनल होंगे और एक दूसरे के एक जैसे नहीं होंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेंट लाइक दिस। एक और कैटेगरी के क्वेश्चन है जो डिस्क्रिमिनेंट से बन सकते हैं। लेट्स मूव टू दैट वन। ओके डॉक्टर्स, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। भाई इक्वेशन में एक क्या दिया हुआ होता है, एक अननोन वेरिएबल दिया हुआ होता है। एक तो x² और x होते हैं, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा है। कोएफिशिएंट की जगह पर अब यहाँ पर कोएफिशिएंट 6 नहीं है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 6k हैं। वेरिएबल्स हमारे x और x² है। इसके साथ चाहे फिर p q ही ना लिखे हुए हो, वो सारे फिर कोएफिशिएंट्स में आते हैं। सही है कि भाई इस तरह एक क्वेश्चन वो दिया हुआ होता है = 0 कि यहाँ पर k की वैल्यू मालूम करें इफ़ इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इस इक्वेशन के हम रूट मालूम करते हैं तो वो इक्वल होते हैं,
ये क्वेश्चन वाले बताते हैं कि इस इक्वेशन के अगर रूट मालूम किए जाए तो इक्वल है, दो वैल्यूज़ होने हैं, तो के की वैल्यू मालूम करें। तो इस तरह के सवालात का हमने डायरेक्ट क्या करना है, वो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की जगह पर आपने 6k रखना है, 6k स्क्वेयर माइनस 4a की जगह पर 9, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड में लाना है, c की जगह पर 4। तो यहाँ से हो कि आपको क्या मिलेगा, इनमें जो इनको चाहिए k वगैरह, इनके दो वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, लाइक दिस टाइम इट विल बी हैविंग 2 वैल्यूज़, क्योंकि ये स्क्वायर में आ जाते हैं। एक वैल्यू भी आ सकती है, कभी कभार k यहाँ पर दिया जाता है ऐसे, लाइक दिस a की जगह पर दिया जाता है k, तो फिर इन पर स्क्वायर नहीं आता है, फिर एक वैल्यू जवाब में आ जाता है ऐसे। इस बार ये 36k स्क्वायर बन जाता है, और ये 4 4 जैसी 4 9 36, 36 4 था 120, 144 आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट आया, आगे तो ये नहीं हो सकता है। अब वो कहते हैं इफ़ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, इसका मतलब है आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लेना है, इक्वल रूट, सॉरी, क्योंकि जब भी इक्वल रूट्स कब आते थे, सिर्फ उस केस में आ सकते हैं जब ये, सॉरी यहाँ पर इक्वल आना है, इक्वल रूट सिर्फ उस वक्त आ सकते हैं कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। तो वो कहते हैं कि इफ़ दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो आप इस एक्सप्रेशन के इक्वल रूट्स, तो आप इस एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट उठाओगे, 0 के बराबर ले लोगे। अब की दो वैल्यू आपको खुद पता चल जाएंगी, क्योंकि ये वैल्यूज़, ये इधर जाके प्लस, ये डिवाइड जाके डिवाइड, सो के पर बी स्क्वेयर, उधर बी स्क्वेयर, दो वैल्यू आपको मिले हैं। फाइंड के इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगेन वही है कि आपने सबसे पहले इससे तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि इससे बनता है, फिर उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। इस तरह इस हद तक जब आएगा, फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लेना है, क्योंकि रूट उस वक्त इक्वल आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। फिर इस वैल्यू को आपने 0 के बराबर लेना है, वहाँ से आपको के का वैल्यू मालूम हो जाएगा। पॉइंट पी और के और एस, उसमें फ़र्क नहीं है। इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ये एक इक्वेशन है, इसके अगर रूट्स निकलेंगे, फॉर एग्जांपल वो 3 और 1/2 होंगे, तो ये तो रियल रूट्स है कि नहीं है। इसका मकसद है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना था, फिर जो रूट्स थे वो रियल आ सकते थे, रियल डिस्क्रिमिनेंट या 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर वो रियल आ सकते हैं। तो अगर जब आपने पहले स्टैंडर्ड बनाना है, फिर यहाँ तक डिस्क्रिमिनेंट लाना है, डिस्क्रिमिनेंट जब यहाँ तक लाया, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट को या 0 के बराबर लोगे या 0 से बड़ा लोगे, तब आपका आंसर रियल आता है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू की जगह पर आप यही निशान लगाते जाएं, सॉल्व करें, आपको के पी का जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा। अगर वो कहते हैं इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स, फिर आपने इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट यहाँ तक मालूम करना है, उसके बाद 0 से कम लेना है, क्योंकि इमेजिनरी तो तब रूट्स तब आते थे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो ना, फिर आपने इस तरह लेना है। अगर वो कहते हैं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर, तब भी आपने 0 के बराबर लेना है कि भाई इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द गिवन इक्वेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तब भी आपने डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लेना है, लाइक दिस। आई थिंक यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ये आपके होमवर्क से, ताकि हमारे टाइम सेव हो जाए, मैं नेक्स्ट वो टॉपिक पर जाऊँ जो कि ज़रूरी है। ये ज़रूर इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फोकस कीजिएगा। सही, अगर इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है कोएफिशिएंट की जगह में, सही है, वो डिस्क्रिमिनेंट से हल हो सकता है। फिर उन्होंने रूट्स के बारे में कुछ कहा होगा, आप रूट्स के भाई वो कहेंगे कि भाई रूट्स अनइक्वल और रियल है और इरेशनल है, तो फिर आप इसको क्या लोगे, आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा लोगे। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।